नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा द एयरसन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल के लेक्चर में कोशिका के कुछ पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया था और आज हम कोशिका के कुछ और पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। सर, राइबोसोम के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो राइबोसोम दोस्त, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर, किस वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी? तो उनका नाम है पेलाडे। किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों राइबोसोम की खोज? तो पेलाडे ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1955 में की थी। और दोस्तों जो राइबोसोम का जो नामांकन किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? तो नामांकन किया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था। किसने किया था दोस्तों इसका नामांकन? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोज किसने की थी? पेलाडे ने की है। और नामांकन किसने किया? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था। दोस्तों राइबोसोम का काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम होता है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम होता है दोस्तों? ये प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करता है। और दोस्तों इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कोशिका का वह कौन सा भाग जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। और राइबोसोम जो होता है दोस्तों वो कोशिका का सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है। कोशिका का सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है दोस्तों, सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है दोस्तों। और कल के लेक्चर में देखा था हमने कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस केंद्रक। दोस्तों राइबोसोम जो होता है ये दो टाइप का होता है। राइबोसोम होता है ना, ये टू टाइप्स का होता है दोस्तों। एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। एस से मतलब है स्वेटबर्ड यूनिट, लेकिन इस यूनिट से अपन को कोई भी मतलब ही नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है दोस्तों। 70S टाइप का, जो 70S टाइप का होता है ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। किस सेल में पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में दोस्तों, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है दोस्तों, बैक्टीरियल कोशिका में पाया जाता है। और ये जो 80S टाइप का होता है ना दोस्तों, ये एक तो पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है दोस्तों। पादप जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और हम किसके अंदर आते हैं? तो जंतु कोशिका के अंदर, जंतुओं के अंदर आते हैं। जूलॉजी के अंदर हमारी स्टडी होती है ह्यूमन बीइंग की। तो हमारे अंदर भी कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा 80S राइबोसोम पाया जाता है ह्यूमन बीइंग। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव। ठीक है दोस्तों। और ये जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप की तुलना में छोटा होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? तो ये छोटा होता है, ये छोटा होता है। और ये होता है बड़ा होता है दोस्तों। कैसा होता है? बड़ा होता है दोस्तों। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम से कितने क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम की खोज किसने की? तो पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? तो 1955 में की दोस्तों। इसका नामांकन किसने किया दोस्तों? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया। किसने किया? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया। इसके अंदर काय का निर्माण होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। हकीकत मानिए दोस्तों, इस प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको पूछा जाएगा, किसको कहा गया है? तो कहा गया है राइबोसोम को। राइबोसोम जो होती है वो क्या होती है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। और ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है। और सबसे बड़ा भाग क्या होता है कोशिका का? तो होता है केंद्रक। ये दो टाइप का होता है, एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S टाइप का। 70S टाइप का राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है? तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। और 80S टाइप का राइबोसोम होता है वो पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। और ये बड़ा होता है 80S टाइप का राइबोसोम 70S टाइप की तुलना में। तो दोस्तों यहाँ से राइबोसोम के बारे में तो देख लिया कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पेलाडे ने की थी। इसका नामांकन किसने किया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था। और इसे काय की फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? और ये कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है दोस्तों, 70S टाइप का और 80S टाइप का। हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है? तो 80S टाइप का पाया जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जिन वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी उनका नाम है दोस्तों CD डू। किसने की थी दोस्तों? CD डू ने की थी। डू नाम ऐसे ही दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको। किसने की थी? CD डू ने की थी। बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? CD डू ने की थी दोस्तों। लाइसोसोम को सुसाइडल बेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बेक, आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदी में लिख देता हूँ, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये आप आज के लेक्चर में जान लेंगे।
आत्मघाती थैली। दोस्तों मैं एक कोशिका के अंदर एक लाइसोसोम बना रहा हूँ। ये एक लाइसोसोम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक लाइसोसोम है। इसके अंदर एक एंजाइम भरा हुआ है। क्या है दोस्तों? एक एंजाइम भरा हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंजाइम एंजाइम हिंदी में बोलते हैं इसको अपघटीय एंजाइम। अपघटीय एंजाइम। दोस्तों एंजाइम की परिभाषा तो आपको पता ही होगी। एंजाइम भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। और इसका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन कराता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या कराता है? केमिकल रिएक्शन कराता है दोस्तों। और ये क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है दोस्तों। ये कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों हम बाहर का भोजन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कभी हमारे अंदर खाने में आ जाता है, हमारे विषात्मक पदार्थ खाने में आ जाता है, तो उस एंजाइम उस विषात्मक पदार्थ को किल करने का काम हमारी बॉडी के अंदर कौन सा कोशिका कौन सा पार्ट करता है? तो वो करती है लाइसोसोम। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के माध्यम से उसका क्या करती है? उस विषात्मक पदार्थ को क्या करती है? नष्ट करती है। बैक्टीरिया और वायरस को किल करती है दोस्तों। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका पीएच मान होता है 4 से 5। 4 से 5। तो दोस्तों आपने पीएच स्केल तो देखी होगी या पीएच स्केल के बारे में सुना तो होगा दोस्तों। पीएच स्केल नहीं सुना हो तो यहाँ देख लीजिए। ये क्या है? एक पीएच स्केल है दोस्तों। क्या है? पीएच स्केल है। 0 से 7 दोस्तों। 0 से 7 अगर किसी चीज़ का मान है तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर दोस्तों? एसिडिक नेचर। वो कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है दोस्तों। किसी प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय। 0 से 7 के बीच में। और दोस्तों 7 से लगाकर 7 के बाद 8 से लगाकर 14 तक दोस्तों। कितने? 8 से लगाकर 14 तक जिस चीज़ का नेचर होता है वो कैसा होता है? तो बेस। उसका नेचर होता है क्षारीय दोस्तों। कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है दोस्तों वो। और 7 पे क्या होता है? नेचुरल होता है दोस्तों। नेचुरल होता है। नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पीएच मान कितना है? 4 से 5। तो इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर का है। एसिडिक अम्लीय नेचर का है दोस्तों। और दोस्तों इस पीएच स्केल की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम है दोस्तों सोरेंस। किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो की थी सोरेंस ने। किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने इस पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों। और एक पीएच का फुल फॉर्म भी बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सी एग्जाम में बहुत सी बुकों में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? इसका सही नाम क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ से क्या देखा अपन ने कि हम कुछ विषात्मक पदार्थ खा लेते हैं तो दोस्तों उनका मतलब उनको नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है। जो कहाँ उपस्थित है? हमारी बॉडी के अंदर सेल के एक पार्ट इसका नाम है लाइसोसोम के अंदर उपस्थित है। इसका मान कितना होता है? 4 से 5। 4 से 5 जिसका पीएच मान होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है दोस्तों। जब सेल ग्रो कर रही होगी, जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस उस प्राणी के अंदर हो रही होती है, तब तो क्या करता है दोस्तों? ये वायरस को मारने का काम करता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कोशिका का डिवीज़न होना, कोशिका विभाजन की प्रोसेस बंद हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है दोस्तों, ये इस लाइसोसोम की कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या करने लगता है? दबाव बनाने लगता है। क्या करता है दोस्तों? ये दबाव बनाने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है दोस्तों कि लाइसोसोम क्या हो जाता है? फट जाता है दोस्तों। एक कंडीशन ऐसी आती है दोस्तों कि लाइसोसोम क्या हो जाता है? फट जाता है। और ये क्या करता है? अपने ही भाग को नष्ट करने लगता है। कोशिका के अपने ही भाग को नष्ट करने लगता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है दोस्तों। अपन ने यहाँ से क्या जाना लाइसोसोम के कि इसकी खोज किसने की? CD डूव ने की दोस्तों। और इसको कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्रावित करता है। बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपघटीय एंजाइम होता है जो क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करता है। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वृद्ध अवस्था में हमारी सेल ग्रो करना बंद कर देती है। इस कंडीशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है ये लाइसोसोम की
कोशिका झिल्ली पर क्या करता है, दबाव बनाता है दोस्तों। और दबाव बनाने से क्या होता है कि ये अचानक ही क्या होती है, थैली फट जाती है। ये फटने के कारण एक कोशिका के कुछ भाग जैसे राइबोसोम, आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी को क्या कर देती है, किल कर देती है, इनको मार देती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। और दोस्तों पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं दोस्तों। इसका हिंदी में नाम है अंतःप्रदवी जालिका। क्या दोस्तों, अंतःप्रदवी जालिका। दोस्तों इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की उनका नाम है पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों यहाँ मैं एक कोशिका बना रहा हूँ, ये क्या है, कोशिका है दोस्तों, ये कोशिका। इसके बीच में ये क्या है, केंद्रक। दोस्तों क्या है, केंद्रक। तो दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ये क्या है, एक तो कोशिका झिल्ली है दोस्तों। क्या है, कोशिका झिल्ली। और ये है केंद्रक। क्या है दोस्तों, केंद्रक। यहाँ लिख देता हूँ, केंद्रक। दोस्तों ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये केंद्रक और कोशिका, इसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है ना दोस्तों, ये इसकी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होती है, जस्ट बीच में होती है। धागे नुमा संरचना की जो दिख रही है मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इधर भी दोस्तों ये जो धागे नुमा संरचना की जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःप्रदवी जालिका। दोस्तों अंतःप्रदवी जालिका जो है, ईआर जो है, वो भी दो टाइप की है दोस्तों। कितने टाइप की है, दो टाइप की है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ का मतलब खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और स्मूथ का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। दोस्तों ये खुरदरी जो होती है, जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, ये केंद्रक के जस्ट पास में होती है दोस्तों। किसके पास में होती है, केंद्रक के जस्ट पास में होती है। इस वाले भाग में जो अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है वो होती है दोस्तों खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ये क्या काय के पास में होती है दोस्तों, तो केंद्रक के पास में होती है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है दोस्तों, ये किसके नियर बाय होती है, कोशिका झिल्ली के पास में होती है दोस्तों। किसके पास में होती है, कोशिका झिल्ली के पास में होती है दोस्तों। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, अब्सेंट होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है। अब देखो दोस्तों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो ये क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम काय का निर्माण करती है, तो प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन के निर्माण में क्या करती है, हेल्प करती है। प्रोटीन के निर्माण में क्या करेगी दोस्तों, ये हेल्प करेगी। और इसके अंदर क्या नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और दोस्तों हमको राइबोसोम का काम पता है, कार्य पता है, राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसके अंदर क्या नहीं है, राइबोसोम अब्सेंट है दोस्तों। इसके अंदर कई बनाने में हेल्प करती है, तो ये लिपिड्स, ये एक तो लिपिड्स एंड स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करती है, स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करती है दोस्तों। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या देखा दोस्तों हमने कि इसकी खोज किसने की थी, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी लोकेशन देखी तो ये कहाँ होती है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होती है दोस्तों। ये कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अर्थात खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। जो दोस्तों खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है वो दोस्तों किसके नियर होती है, तो वो केंद्रक के पास में होती है। किसके पास में होती है, केंद्रक के पास में होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके पास में होता है, तो कोशिका झिल्ली के पास में होता है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कई का निर्माण करने में हेल्प करता है, प्रोटीन के निर्माण करने में हेल्प करता है।
और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या नहीं करता है दोस्तों, ये राइबोसोम जो होता है इसका कार्य आपको पता है, प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। अगर ये यहाँ अपसेट रहेगा तो क्या नहीं कर पाएगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये कई का निर्माण करता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड का हेल्प करता है बनाने में। दोस्तों बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है कि अंतःप्रदवी जालिका का वह कौन सा भाग, वह कौन सा पार्ट जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों अब अपन बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। दोस्तों यहाँ से क्या क्या देखा अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी खोज किसने की थी, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी लोकेशन देखी तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, तो 2 टाइप्स की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, राइबोसोम अपसेंट होता है, इसीलिए इसमें काय का निर्माण नहीं होता है। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो ये काय के निर्माण में हेल्प करती है, तो ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइड के बनाने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, दोस्तों गोल्जी बॉडी की जिस वैज्ञानिक ने खोज की उनका नाम है कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी इन्होंने खोज की, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, गोल्जी बॉडी। दोस्तों इसका काम क्या होता है, प्रोटीन या कुछ इम्पोर्टेंस अणु या पदार्थ का क्या करना, बंडल के रूप में पैक करना। क्या काम करता है, बंडल के रूप में पैक करने का काम करता है, पैकर का काम करता है दोस्तों। और इसीलिए यह पैक करने का काम करता है, इसीलिए इसको कौन सी सेल बोला जाता है, मदर सेल बोला जाता है। कौन सी सेल दोस्तों, मदर सेल बोला जाता है। दोस्तों जब अपन कभी भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, हमारा सामान पैक करने का काम कौन करती है हमारे घर में, तो हमारी मम्मी करती है, हमारी मदर करती है। उसी प्रकार कोशिका के अंदर प्रोटीन का और कुछ आवश्यक पदार्थों का पैक करने का काम कौन करती है, तो गोल्जी बॉडी करती है, इसीलिए इसे मदर सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है, मदर सेल कहा जाता है। दोस्तों इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है दोस्तों, तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को क्लियर करना दोस्तों। तो इसका भी सेम काम है कोशिका के अंदर। ये क्या करता है कि किन पदार्थों को कोशिका के अंदर जाना है और किन को रोकना है, वो काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करती है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। गोल्जी बॉडी से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। ये काम क्या करती है, तो ये प्रोटीनों कुछ इंपॉर्टेंट अणु पदार्थों को क्या करती है, बंडल के रूप में पैक करने का काम करती है। ये पैकर का काम करती है, इसीलिए इसे कौन सी सेल बोला जाता है, मदर सेल बोला जाता है दोस्तों। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि मदर सेल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, किन पदार्थों को आने देना चाहिए कोशिका में और किन पदार्थों को रोकना चाहिए, ये नियंत्रण का काम करती है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तारकाय की। सेंड्रोसोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तारकाय, तारकाय, सेंड्रोसोम की बात करते हैं दोस्तों अपन। तो सेंड्रोसोम की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उनका नाम था बोबरी। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी दोस्तों, तो बोबरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या इसकी खोज की थी, सेंड्रोसोम की खोज की थी दोस्तों। और सेंड्रोसोम का काम क्या होता है, तारकाय का काम क्या होता है दोस्तों, तो सेल डिवीज़न करना। क्या करना, ये काय में मदद करती है दोस्तों, सेल डिवीज़न में मदद करती है, कोशिका विभाजन में मदद करती है। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि कोशिकाओं का टूटना दोस्तों, कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका का निर्माण होना और 2 कोशिका से तीसरी कोशिका का निर्माण होना। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, पुनर्निर्माण का कई काम होता है दोस्तों, इसको पुनर्निर्माण का काम होता है दोस्तों इसका। दोस्तों इसका काम होता है पुनर्निर्माण का। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन किसके अंदर होता है दोस्तों, तो वो होता है लीवर के अंदर। किसके अंदर, लीवर के अंदर सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसके अंदर होता है दोस्तों, तो ब्रेन के अंदर होता है, न्यूरॉन के अंदर होता है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन के अंदर होता है। दोस्तों आपने बहुत सी बार सुना होगा कि जब कोशिका सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है, तो क्या होता है
कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर जैसी डिसीज हो जाती है दोस्तों। आपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो ब्रेन ट्यूमर दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है और कोशिका कैंसर कब होगा, जब कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा। तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ब्रेन के अंदर होता है ना दोस्तों, क्या होता है कि ब्रेन के अंदर 90% तो क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। कितने, 90% तो न्यूरॉन होते हैं, लेकिन 10% ग्लियल सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है हमारे ब्रेन के अंदर, 10% ग्लियल सेल होती है। तो इन्हीं ग्लियल सेल के ज़्यादा बनने से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेन कैंसर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कितना देखा दोस्तों हमने कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो बोबरी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, बोबरी ने की थी। और इसका काम क्या है, तो कोशिका विभाजन करना, एक कोशिका से नई कोशिकाओं का, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करना। और जिससे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किसके अंदर होता है, तो लीवर के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, लीवर के अंदर होता है। और सबसे कम किसके अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। 90% अप्रोक्सीमेट 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों। और 10% क्या पाई जाती है, ग्लियल सेल पाई जाती है दोस्तों। और आपने सुना ही होगा कि ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के बारे में, कि अगर ब्रेन का सेल डिवीज़न बहुत ही कम होता है, तो इसमें ब्रेन में सेल डिवीज़न बहुत ही कम होता है, तो ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है, 10% ग्लियल सेल होती है, जिसका क्या होता है, ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है इसका डिवीज़न, सेल ज़्यादा बनने लगती है, ग्लियल सेल ज़्यादा बनने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है दोस्तों। तो दोस्तों सेंट्रोसोम से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन बात करेंगे रसधानियों की, जिनको रिक्तिकाएँ भी बोला जाता है, रसधानियाँ। रसधानियाँ दोस्तों, रसधानियाँ की खोज रसधानियों का काम क्या होता है दोस्तों। तो रसधानियों का काम होता है फूड को स्टोर करना। ये स्टोरेज का काम करती है। क्या करती है दोस्तों, स्टोरेज का काम करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का। मटेरियल दोस्तों, ये भोजन संग्रह करने का काम करती है। जल का संग्रह भी इसी के अंदर होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में कितना % पानी होता है, तो 65% पानी होता है दोस्तों। कितना % पानी होता है, 65%। कितना, 65% जल होता है हमारी बॉडी के अंदर, 65% जल होता है दोस्तों। अब आपका दिमाग फिर क्या होगा कि साला ये 65% पानी बॉडी में कहाँ होता है, क्योंकि हम दिन में तो 1-2 लीटर ही पानी पीते हैं, 1 या 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा पानी कोई व्यक्ति नहीं पीता है, 1 या 2 लीटर। तो 65% पानी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है। तो दोस्तों ये जो 65% पानी होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति 1 क्विंटल का है, मतलब 100 किलो का है दोस्तों, तो उसके अंदर कितना पानी होगा, 65 किलो, 65 kg। तो दोस्तों ये पानी होता कहाँ है, तो ये कोशिका में होता है दोस्तों। और कोशिका के किस पार्ट में होता है दोस्तों, तो रसधानियों में होता है, रसधानी में होता है दोस्तों। और इस रसधानी, जो पादप की जो रसधानी होती है, वो क्या होती है, जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है दोस्तों। जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका की जो रसधानियाँ होती है वो बड़ी होती है, और जंतु कोशिका की क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। रसधानी छोटी होती है दोस्तों जंतु कोशिका की। और इसका एक और काम होता है, ये क्या एक और काम करती है, तो ये क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान भी करती है दोस्तों। गैसों का आदान प्रदान भी करती है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान भी करती है दोस्तों। रसधानियों की जो कोशिका झिल्ली होती है, ये रसधानी बना देता हूँ उसकी में। ये रसधानी की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बहुत सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यही है कि रसधानियों की कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाता है, तो टोनोप्लास्ट। इसकी झिल्ली को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। तो यहाँ से क्या देखा हमने कि रसधानियों का काम क्या है, तो ये क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, स्टोरेज करने का काम करती है। ये काई का काम और करती है, तो ये गैसों का आदान प्रदान करने का भी काम करती है। पादप कोशिका की जो रसधानियाँ होती है वो बड़ी होती है जंतु कोशिका के अपेक्षा। और दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर 65% पानी होता है, वो कहाँ स्थिर होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होता है रसधानियों में। और इसकी झिल्ली को क्या बोला जाता है, तो टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमने राइबोसोम के बारे में अध्ययन किया। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलाडे ने की थी, 1955 में की थी। और इसका नामकरण किसने किया था, तो रिचर्ड बी रोबर्ट्स ने किया था। हमने एक और बात की है लाइसोसोम की, तो इसकी खोज किसने की, CD डूम ने की थी। इसको आत्मघाती सुसाइडल वेग क्यों कहा जाता है, ये भी हमने आज जान लिया। दोस्तों हमने बात की थी अंतःप्रदवी जालिका की, इसकी खोज किसने की, पोर्टर ने की थी। ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में हमने प्रॉपर डिस्कशन कर लिया दोस्तों। हमने गोल्जी बॉडी के बारे में भी डिस्कशन की कि इसको मदर सेल क्यों कहा जाता है और इसको ट्रॉपिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है दोस्तों। और अब हमने बात की थी तारकाई की, जिसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न जिस सेंट्रोसोम में होता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर ली, ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किसके अंदर होता है, तो वो होता है लीवर के अंदर होता है। और हमने लास्ट में सबसे बाद में देखा है रसधानियों को। दोस्तों जितने भी सेल के जितने भी पार्ट्स थे उन सभी का डिस्कशन मैंने उन सभी को आपको बता दिया है। एक पार्ट्स और बचता है लवक का, वो मैं आपके कल क्लियर कर दूंगा। और समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन भी अपन कल पढ़ लेंगे और सेल चैप्टर खत्म कर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।